नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। साथियों, अपने पिछले 4 वीडियो के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण विधियाँ जो है हमने विस्तार पूर्वक पढ़ी है। यानी कि उन वीडियो के अंतर्गत हमने प्राचीन विधियाँ जो है वो पूरी संपूर्ण विस्तार पूर्वक पढ़ ली है। और आज का अपना संस्कृत शिक्षण विधियों का 5वां भाग है, यानी कि ये 5वां वीडियो है। इसके अंतर्गत हम नवीन विधियाँ पढ़ेंगे। तो नवीन विधियाँ कौन कौन सी होती है आइए जानते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हम पढ़ने जा रहे हैं नवीन विधियाँ। तो कौन कौन सी होती है नवीन विधियाँ या क्या होती है नवीन विधियाँ, जानते हैं। लॉर्ड मैकाले महोदय की शिक्षा पद्धति के बाद आज तक जो शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त की जाती है उन्हें अर्वाचीन या नवीन विधि कहते हैं। यानी कि लॉर्ड मैकाले जो था उसकी शिक्षा पद्धति उस शिक्षा पद्धति के बाद से लेकर आज तक जो भी शिक्षण पद्धतियाँ हम प्रयोग में कर रहे हैं या प्रयुक्त की जाती है उन्हें नवीन विधियाँ या फिर अर्वाचीन विधियाँ भी कहते हैं। जो नवीन विधियाँ उनका एक अन्य नाम है अर्वाचीन विधियाँ। इनको अर्वाचीन विधियों के नाम से भी जाना जाता है। और नवीन विधियों के अंतर्गत अपनी पहली विधि आती है पाठ्य पुस्तक विधि। कौन सी आती है? पाठ्य पुस्तक विधि। भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय हैं। कौन है? डॉक्टर वेस्ट महोदय। भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक कौन है? डॉक्टर वेस्ट महोदय हैं। इस नाम को आप कंठस्थ कर लें। आगे हैं, इनके अनुसार शिक्षण इस तरह होना चाहिए कि छात्र जिस अवस्था में भी विद्यालय छोड़े उस अवस्था में भी अध्ययन के अवसर प्राप्त हो सके। यानी कि ये मानते हैं वेस्ट महोदय कि भाई छात्र जो है जिस अवस्था में विद्यालय छोड़े उसी अवस्था में उसका शिक्षण जो है पुनः प्रारंभ हो सके, ऐसा उनको अवसर प्राप्त हो। शिक्षण व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए, ये इनका मानना है। तो इस विधि में कक्षा के स्तर के अनुसार विषय वस्तु वर्गीकृत की जाती है। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक विधि है इसमें कक्षा के स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। इस विधि के अनुसार निर्मित पाठ्य पुस्तकों में वर्णमाला से लेकर पद, वाक्य, अनुच्छेद होते हैं। यानी कि ये जो विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, इस पाठ्य पुस्तक विधि के अनुसार जो पाठ्य पुस्तकें निर्मित की जाती है उनमें वर्णमाला से लेकर के पद, वाक्य और अनुच्छेद होते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ ही संपूर्ण अध्ययन के केंद्र बिंदु होते हैं। जो पाठ्य पुस्तक के पाठ होते हैं वो पाठ ही संपूर्ण अध्ययन के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। यानी कि वही केंद्र बिंदु होते हैं संपूर्ण अध्ययन के। ये तो हमने बात की पाठ्य पुस्तक विधि की, जो कि नवीनतम विधियों की पहली विधि है। अब इस विधि के कौन कौन से गुण हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक विधि है इसके हम गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन कौन से गुण हैं। इसका पहला गुण है, इस विधि में शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है, अतः यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ये जो विधि है इसमें शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है। कौन कौन से शिक्षण सूत्र? यानी कि पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये जो शिक्षण सूत्र हैं इनका इस विधि के अंतर्गत अनुसरण किया जाता है। और इनका अनुसरण करने के कारण ये जो विधि है क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाई जो पाठ्य पुस्तक विधि है वो किस प्रकार की विधि है, मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है? तो इसका जवाब क्या होगा? मनोवैज्ञानिक है। ये जो विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। अब बात करते हैं इसके अगले गुण की। तो छात्रों के शब्दकोश में भी वृद्धि करती है। ये जो विधि है इससे छात्रों के शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। अगला इसका गुण है, सस्वर वाचन के द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के अवसर मिलते हैं। सस्वर वाचन यानी कि छात्र जो होते हैं वो स्वरों के साथ इनका शुद्ध उच्चारण करते हैं और शुद्ध उच्चारण करने से इनका जो है उच्चारण का जो अभ्यास है वो अभ्यास करने का इनको अवसर मिल जाता है और उनका उच्चारण भी शुद्ध हो जाता है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षण में समरूपता तथा नियमितता आती है और अवकाश के समय में छात्र स्वयं पढ़ सकते हैं। यानी कि जब मान लो विद्यालय का अवकाश है तो छात्र इन पाठ्य पुस्तकों घर पर भी बिना शिक्षक की सहायता लिए खुद स्वयं उनको पढ़ सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा गुण है। यानी कि छात्र अवकाश के समय में भी इनको पढ़ सकते हैं। ये तो हमने की इसके गुणों के बारे में चर्चा। अब जानते हैं इस विधि के कौन कौन से दोष हैं। तो इसका पहला दोष है, छात्रों का ज्ञान केवल पाठ्य पुस्तक पर्यंत ही सीमित रहता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है।
क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो ज्ञान सम्मिलित है बच्चे उस ज्ञान तक ही सीमित रह जाते हैं, उनको व्यवहारिक बाहरी कक्षा से बाहर का ज्ञान उनको नहीं मिल पाता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। अगला इसका दोष है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति भी आती है। इस विधि के माध्यम से छात्र रटने पर अधिक बल देते हैं। ये तो हमने बात की अपने नवीन विधियों में, पहली जो विधि है पाठ्य पुस्तक विधि उसकी। और अब हम बात करते हैं अपनी अगली विधि प्रत्यक्ष विधि की। तो प्रत्यक्ष विधि जो है इसका अन्य नाम है सुगम पद्धति, निर्बाध विधि या फिर मातृ विधि। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, यही पूछते हैं अधिकांशतः जो विधियां हैं, इन विधियों के अन्य नाम क्या है। जो प्रत्यक्ष विधि ऐसे आ गई कि भाई प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम क्या है, तो आपको ये नाम जो है सुगम पद्धति, निर्बाध विधि, मातृ विधि, इनको कंठस्थ करके रखना है कि भाई ये नाम किसके हैं, प्रत्यक्ष विधि के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आंग्ल भाषा को समझाने में प्रयुक्त हुई। सबसे पहले जो विधि है प्रत्यक्ष विधि वो अंग्रेजी भाषा को समझाने में प्रयुक्त हुई है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तब से यह विधि व्यवहार में आई है। संस्कृत शिक्षण में सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने एल्फिंस्टन विद्यालय मुंबई में किया है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट साथियों कि संस्कृत शिक्षण में सबसे पहले ये जो प्रत्यक्ष विधि है, इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किसने किया है, तो इसका जवाब क्या होगा, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने। प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने कहाँ किया है, तो एल्फिंस्टन विद्यालय। तो ये एल्फिंस्टन विद्यालय वो कहाँ पर है, मुंबई में। ये बात आपको याद कर लेनी है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यह विधि वाल्टर फैनफील्ड महोदय के मदर मेथड पर आधारित है। किस पे आधारित है, वाल्टर फैनफील्ड महोदय के मदर मेथड के ऊपर आधारित है, इसलिए इसको मातृ विधि भी कहते हैं, मातृ विधि, मदर मेथड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रत्यक्ष विधि का तात्पर्य है कि जो भाषा पढ़ानी है वह उसी भाषा में पढ़ानी चाहिए। यानी कि इस विधि का तात्पर्य क्या है, जैसे कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को समझाने के लिए केवल संस्कृत का ही प्रयोग करें, ये इस विधि का तात्पर्य है। इस विधि का मतलब प्रत्यक्ष विधि जो है उस विधि का तात्पर्य है, यानी कि जो भाषा पढ़ानी है हमने को उसी भाषा में उसको पढ़ानी चाहिए। जैसे कि संस्कृत माध्यम से अंग्रेजी माध्यम से, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं इस विधि के इस विधि के जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में। पहला है मौखिक कार्य की प्रधानता है। ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसके अंदर क्या है, मौखिक कार्य की प्रधानता अधिक होती है। किसी भी भाषा को समझाने में मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी इसका मुख्य बिंदु है कि कोई भी भाषा हो उसको समझाने के लिए उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पद और पदार्थ में परस्पर सामंजस्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस प्रत्यक्ष विधि के गुणों के बारे में। कौन कौन से इसके गुण हैं, आइए जानते हैं। पहला इसका गुण है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। यह जो विधि है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, क्योंकि इस विधि में संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। अगला इसका गुण है छात्र शिक्षक के मध्य संभाषण प्रक्रिया से छात्र सक्रिय रहते हैं। यानी कि इस विधि में छात्र और शिक्षक के माध्यम से वार्तालाप चलता रहता है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, छात्र क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, सक्रिय होते हैं। अगला इसका गुण है श्रवण, पठन, लेखन और भाषण के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। इस विधि के अंतर्गत सुनने के, पढ़ने के, लिखने के और बोलने के, यानी कि जो अपने 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन कौशलों के विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करने का अवसर मिल जाता है। अगला इसका गुण है स्तर वृद्धि के लिए सहायक है। 5वां इसका गुण है छात्रों में विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास होता है। इस विधि के माध्यम से शिक्षक और छात्रों के मध्य जो है वार्तालाप चलता रहता है, जिससे छात्रों में विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास भी होता है। अब हम बात करते हैं इस विधि के दोषों के बारे में। कौन कौन से दोष हैं इस विधि के। इसका पहला दोष है कि अधिक समय व्यय होता है।
इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, समय अधिक व्यय होता है। अगला इसका दोष है, प्रतिभाशाली छात्रों को ही पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यानी कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश की व्याख्या हम इंग्लिश में ही करेंगे, तो अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो इसको समझ नहीं पाएंगे, और जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको ही इसका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यह विधि जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए अनुपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो ये हमने बात की प्रत्यक्ष विधि के बारे में और उसके गुण और दोषों के बारे में। तो आज के अपने वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें, और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।